मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, क्लास 10th का ये ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसके बाद अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने इसमें आपको कुछ नोट्स बनाने के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन नोट्स को बनाया होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आगे जितने भी आप जो कोई भी वीडियो देखेंगे कंपटीशन वाली, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज को डिस्क्राइब किया था, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल के कुछ पार्ट थे और ह्यूमन रिसोर्स के कुछ पार्ट थे। अब हम इसकी आज डेफिनेशन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक्टिविटी आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 रिसोर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, यानी कि हर कैटेगरी से आपको 2 रिसोर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैटेगरी कौन सी है, वो इसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम देखने वाले हैं। ये एक्टिविटी थी, पर अब हम डिटेल इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि नोट्स इसके बनाने हैं। NOT मैंने नोट लिख दिया, ये हेडिंग आपको डाल के अपनी नोटबुक पे नोट्स को नोट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हमने इसको डिस्क्राइब करना है। तो बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक जो वर्ड आ गया वो समझ लो लिविंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिविंग के लिए। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग के लिए। तो बायोटिक में कौन कौन लोग आएंगे? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर and have life such as human being, flora and fauna, fishes and livestock। लाइव में कौन आते हैं? लाइव स्टॉक में एनिमल्स आते हैं, जैसे गॉट और मतलब जो भी हैन हो गए, इस तरह से एनिमल्स आते हैं लाइव स्टॉक में। जो भी मतलब पालतू पशु जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं वो सब लाइव स्टॉक में आते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं? बायोस्फीयर से मिलते हैं। ठीक है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक मतलब ये समझ लो कि जगह का नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम है जहाँ पर इस प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। ठीक है, उनको उन रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्स क्या है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल रॉक एंड मिनरल्स, यानी कि जो वस्तुएं जो नॉन लिविंग चीज़ों से प्राप्त की जाती हैं। जैसे रॉक से क्या मिलता है आपको? साल्ट मिलता है, रॉक साल्ट जिसे कहते हैं। मेटल्स मिलते हैं, बहुत सारी और अदर चीज़ें मिलती हैं। मिनरल्स मिलते हैं आपको ज़मीन से। तो वो कैसे हैं? सब हमारे ज़रूरत के तो हैं पर नॉन लिविंग हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने इसको आपको समझाया, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, नोट जरूर करें बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब समाप्ति की ओर जो रिसोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पे हमने इसको बनाना है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? रिन्यू, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू का मतलब है कि जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, इसमें लिखा है ना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ETC हैव द रिन्यूएबल सोर्स विच में फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूस एंड फ्लो। जो कॉन्टीन्यूस और फ्लो में आगे डिवाइड किए जाते हैं। फिगर नंबर 1.2 में आपको दिखाया गया है इस तरह से। रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल किस में डिवाइड किया गया है? कॉन्टीन्यूस एंड फ्लो में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। सम रिसोर्स आर मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम आर फॉसल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। जैसे आप पेट्रोल है, एक बार यूज कर लिया, उसको रिसाइकल कर सकते हो क्या? नहीं, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते। तो वो सब किस में काउंट किए जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट किए जाते हैं। और ये बहुत लंबे मिलियंस ऑफ ईयर इनको बनने में लग जाता है। लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर इनको टाइम लगता है बनने में। इसको आप पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कैसा है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ओन्ड, these are also owned privately by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages there are people with land ownership, but there are many who who are landless. Urban people own plots, houses and other property. Plantation, pasture land, ponds, water in wells, etc. are some of the example of resource ownership by individuals. Make a list of resources owned by योर हाउस होल्ड। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे कि मतलब आपकी कोई ज़मीन है, कोई आपका प्लॉट है, या कुछ आपका विलेज में मतलब कुछ भी चीज़ है, उसका आपको क्या मिलेगा? पेमेंट
ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट आप अगर उस पर कोई ऐसा रिसोर्स का काम कर रहे हैं तो आपको उस पर क्या मिलेगा, सरकार द्वारा आपको पैसा मिलेगा। तो और अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी प्लांटेशन posture of lands ponds water in well etc are the some example of रिसोर्सेस ओनरशिप बाय द इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे काम किए जाते हैं। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। इस तरह के आपको रिसोर्स बनाने हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि लोगों के द्वारा जो रिसोर्स चलाए जाते हैं उनको। जैसे गांव में कोई हो गया गैसिंग ग्राउंड, विरुनल ग्राउंड एंड विलेज पॉन्ड ETC, ये सब क्या है आपके कम्युनिटी, यानी कि मतलब आपस में मिलजुल कर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक पार्क पिकनिक स्पॉट्स प्लेग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। नेशनल रिसोर्स कौन से हो गए, जो राष्ट्रीय संपदा कही जाती है जिनको। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, सभी रिसोर्स वैसे राष्ट्र से ही जुड़े होते हैं। द कंट्री हैज़ द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी कि जो देश है उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पब्लिक के यूज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स कैनाल्स रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। आप देखते हैं कि जैसे कोई खेत है, वहाँ से अगर रोड निकलना है तो वो खेत को सरकार ले लेती है और उसका मुआवजा दे देती है। ओन्ड फील्ड बाय द इंडिविजुअल। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर टू गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, यानी कि उनको जो यूपीडा और ये सब अगर आपने जैसे अथॉरिटी वगैरह देखी होंगी जो केवल शहरों की योजनाएं बनाती हैं, उनको पावर होती है कि उनकी ज़मीन को लिया जा सकता है। जो प्राइवेट ज़मीन है उनको शहर के विकास के लिए लिया जा सकता है। ऑल द मिनरल वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन एरिया इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जो ज़मीन है वो तो भारत के अंडर में सरकार के अंडर में है, पर जो समुद्र का जो क्षेत्र है, समुद्र का क्षेत्र यानी कि जैसे अगर भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो ये भारत का कोस्टल एरिया है। इस तरह से इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इस अरेबियन सी में कितनी दूरी तक हम मतलब समुद्र पे अधिकार कर सकते हैं, अगर 22.2 किलोमीटर। और वैसे अगर हम देखें तो 12 नॉटिकल मील, ठीक है, फ्रॉम द कोस्टल टर्म्ड एज द टेरेस्ट्रियल वाटर एंड रिसोर्स देयर इन बिलोंग टू द नेशन। वो सब किसके जुड़े होंगे, वो सब राष्ट्र से जुड़े होंगे, यानी कि जो कुछ आज हमारे पास है वो सब राष्ट्र का है। पर अगर कोई परचेज करता है उसे प्राइवेट मानते हैं। प्राइवेट वाले का अगर हमको सरकार को चाहिए, जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ज़मीन चाहिए, प्राइवेट है मतलब किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल है, तो सरकार उस ज़मीन को कैप्चर करती है और क्या दे देगी, उसके बदले उसको मुआवजा दे देगी। ठीक है, कि उस मुआवजे से मतलब है कि उसको मतलब ज़मीन का उतना पैसा जो कुछ भी सरकारी हिसाब से जो होगा उसको दे दिया जाएगा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स which regulate some resources. The ocean resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone, इसे इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है थोड़ा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, अगर हम समुद्रों की बात की जाए तो 12 नॉटिकल मील यानी कि 22 किलोमीटर तो हम बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पूछे बिना वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। 22 किलोमीटर तक। अगर हमें 22 किलोमीटर से आगे जाना है समुद्रों में काम करने, जैसे यहाँ पे हमें 50 किलोमीटर तक अगर जाना है, तो हमें किस काम में आएंगे, टू बियॉन्ड द 200 नॉटिकल मील। जो 200 नॉटिकल मील से ज़्यादा का जो कुछ अगर हमें समुद्र में काम करना है तो हमें किससे पूछना होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि UN से पूछना होगा, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। वो हमें परमिशन देंगे कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीशियम नोडुल्स फ्रॉम द वेड ऑफ द इंडियन ओशियन, यानी कि भारत को मैग्नीशियम माइंस के खनन के लिए
इंडियन ओशियन यानी कि जो हमारा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका के आसपास जो कुछ समुद्र है उसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एरिया से बियॉन्ड है, बियॉन्ड का मतलब बाहर है। अभी यहाँ हम देखे थे बियॉन्ड द 200 नॉटिकल मील ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी। अब वो खुला समुद्र है, कोई भी देश उसमें जा सकता है परमिशन लेके। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर, इस तरह के हमें और सोर्सेज का पता लगाना है जो नेचर में कैसे है, इंटरनेशनल है। तो भारत को क्या मिल गया है, मैग्नीशियम माइन का अधिकार मिल गया है। कहाँ से मिल गया है, इंडियन ओशियन से मिल गया है। चलिए अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं पर उनका हम कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, which has enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। बात क्या है कि अगर आप देखेंगे थार, नाम सभी ने सुना होगा, थार का रेगिस्तान जनरली जिसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। और थोड़ा अगर हम पार्ट देखेंगे तो कहाँ पर जाता है, गुजरात में जाता है। ठीक है, तो वो एरिया किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी पड़ने से क्या होगा कि सनलाइट का वहाँ पे पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हम जो अभी इस टाइम जो भारत है वो ज़्यादातर अपनी बिजली की पूर्ति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति के लिए किस पे डिपेंड करता है, थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंड करता है। यानी कि जो कोयले से चलने वाले प्लांट हैं उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम कोयला से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहें, अपने आप को हम चाहें कि हम कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे, थर्मल पावर प्लांट हम सनलाइट सोलर से हम ज़्यादा बनाएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, भारत सरकार को अपने ज़्यादातर प्लांट कहाँ पे लगाने चाहिए, गुजरात और राजस्थान के वो रेगिस्तान की तरफ लगाने चाहिए जहाँ पे चीज़ें आसानी से सनलाइट को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमारे पास पोटेंशियल तो है पर उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। वही पहली लाइन में लिखा हुआ है, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वो हमें मिल तो रहे हैं, रिसोर्स दे तो रखे पर उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स में कहेंगे। डेवलप्ड रिसोर्स में क्या कहेंगे, द रिसोर्सेज विच आर surveyed and their equality surveyed and their quality and quantity have been determined for the utilization। The development of the resource depend on the technology and the level of their feasibility। यानी कि डेवलपमेंट रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि जिनको डिटरमाइन किया जाए यूटिलाइजेशन के लिए, और मतलब जो डिपेंड्स होंगे किस पे, टेक्नोलॉजी एंड देयर फिजिबिलिटी, अब उनकी उपलब्धता पर डिपेंड करेंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्स है उसकी उपलब्धता कितनी होगी। द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स टू वी नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर included among the stock। For example, water is the compound of the two gases, hydrogen and oxygen। Hydrogen can be used as a rich source of energy, but we have do not advanced technical know how to use it for their purpose, hence it can be considered as a stock। यानी कि इसमें अगर हम बात करेंगे वाटर की, इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे वाटर है, वाटर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि H2O यानी कि वाटर का फार्मूला है। अब हाइड्रोजन उसमें आ रहा है, हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हाइड्रोजन को रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है। बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट फॉर द देयर पर्पज़। पर हम ये नहीं जानते कि उस वाटर को अपने पर्पज़ में किस तरह से यूज किया जाए, हैंस इट कैन बी कंसिडर एज ए स्टॉक। स्टॉक का मतलब है कि भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व्स क्या होते हैं, आर द मोस्ट सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी know how but their use has not been started। These can be used for the meeting of future requirement। River water can be used for generating hydroelectric energy but presently it is being utilized only in the limited extent, thus water in dams, forest, etc। It is a
रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन देयर फ्यूचर। रिजर्व का मतलब होता है कि जैसे नदियों का पानी है जो हमारे पास अभी है, इस्ट या डैम जो रिजर्वायर हैं, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, पर हम अब ज़्यादा उपलब्धता ना होने के कारण हम इनको रिजर्व में रखते हैं, सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में हम इसका यूज करेंगे। चलिए, और हमने इसको देखा। अब जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत काम की चीज़ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम विकास करें, इस तरह से करें कि आने भविष्य में, यानी कि जो प्रेजेंट है उसमें भी हम उस विकास का इस्तेमाल करें और भविष्य में भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक place without damaging the environment and developed in the present but not compromise with the needs of the future generation। इसको हमने क्या नाम दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम वर्तमान में उन चीज़ों का यूज करें पर विदाउट शुड नॉट कंप्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम सब कुछ यूज करते रहें, जैसे पानी है आज सबसे ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लें, आने वाले भविष्य में पानी न बचे, लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज हम जो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि भविष्य में भी उसकी कमी ना हो, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। अब जो रियो डी जेनेरियो पे एक समिट, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में एक शहर है, वहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में। क्या हुआ था इसके बारे में जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही।